गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को नमस्कार, प्रणाम, नए साल की शुभकामनाएं सभी को। स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। प्रीवियस 105 को क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए थे। आज नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, मैंने इसका पीडीएफ है आपको ग्रुप के अंदर भेज दिया है। मैंने आपको ग्रुप के अंदर पीडीएफ को भेज दिया है। जिनको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है 9470481681 पे मैसेज करके ये प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, देखिएगा ये पीडीएफ मैंने भेज दिया है। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जितने भी पीडीएफ हैं ग्रुप के अंदर भेज दिया है, वहां से आप ले सकते हैं। दूसरा, कुछ ही दिनों के अंदर मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। देखिएगा, निम्न में से स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य परिभाषा किसके द्वारा व्यक्त की गई? इसके अंदर बच्चों ये बताया गया है कि जो हेल्थ का जो डेफिनेशन दिया गया था, हेल्थ का जो डेफिनेशन है वो सबसे अधिक मान्य किसको दिया गया है? WHO को, है ना। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो हेल्थ से रिलेटेड जो डेफिनेशन दी गई थी वो सबसे सर्वोपरि है। ठीक है। दूसरा, जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अकॉर्डिंग, वेबस्टर के अकॉर्डिंग और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ये सब के द्वारा डेफिनेशन दिया गया है। परंतु इनका जो WHO का जो डेफिनेशन था वो एक सर्वोपरि है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर WHO लिखना है। वैसे कोई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर नहीं आता है। हाँ, जब हेल्थ का नाम आया है तो उस परिस्थिति के अंदर आपको देखना है हेल्थ क्या है, इसका डेफिनेशन आपको आना चाहिए। जब आप नर्सिंग कर रहे हो तो नर्सिंग का डेफिनेशन, हेल्थ का डेफिनेशन। जब WHO की बात आई है तो WHO बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समरी के रूप में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। WHO की फुल फॉर्म, एक WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है बच्चों? हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर है WJ, जिनेवा के अंदर। ठीक है ना, ये ट्रिक है। और 7 अप्रैल WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948, है ना, 1948 के अंदर हुई। और 7 अप्रैल को या 7 अप्रैल को किस नाम से जाना जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। इतनी बातें WHO के अंदर आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य अवधारणा बीमारी के रोगाणु के सिद्धांत पर आधारित है? आपने देखा होगा कि जो अवधारणा के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है जैव चिकित्सकीय अवधारणा, मनोवैज्ञानिक अवधारणा, उपयुक्त में से कोई नहीं, और उसके बाद में सामाजिक आर्थिक अवधारणा। जिसके अंतर्गत बीमारी के रोगाणु के सिद्धांत पर है वो कौन सी है बच्चों? जैव चिकित्सकीय अवधारणा है। इसके अंदर AEJ करेक्ट आंसर, AEJ करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मैं थोड़ा सा स्पीड रखूंगा क्योंकि अभी मेरे ऊपर ज्यादा लोड है, क्लासें भी ज्यादा है। ठीक है ना। GNM फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का नहीं, GNM सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और NM का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। ठीक है। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसके अंदर बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में शामिल है। एक हेल्थी पर्सन है, इसके अंदर एक हेल्थी पर्सन की मेंटली रूप से फिट है, इसकी क्या विशेषता होती है? ठीक है, जिसके अंदर एडजस्टेबिलिटी, हाँ, समायोजन एक मेंटली पर्सन करता है, एडजस्टेबल करता है ना, एडजस्ट करता है। दूसरा है इमोशनल स्टेबिलिटी, जैसे सुख है, दुख है, उसके अंदर भी क्या है? स्टेबिलिटी लाना जरूरी है, क्योंकि मेंटली पर्सन, जो मेंटली हेल्थी पर्सन होता है, ये कर सकता है। उसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन राइट होगा? इसका राइट आंसर क्या है? D इज ए करेक्ट आंसर। D इज ए करेक्ट आंसर इसके अंदर लिखिएगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, मैंने भी बताया कि ज्यादा बेस है इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी करूंगा नहीं, स्पीड को बढ़ाऊंगा। पढ़ाई के अंदर तो वही रहेगा, स्पीड को बढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ में क्या करना है? थोड़ा स्पीड के साथ में दौड़ना है।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाला तत्व है, डिटर्मिनेशन करने वाले जो कारक होते हैं हेल्थ के, वो कौन कौन से हो सकते हैं? जेनेटिक, दूसरा है एनवायरमेंट, तीसरा है हेल्थ सर्विस। इसका मतलब है कि ये डिटर्मिनेशन करने वाले हैं, जेनेटिक होते हैं, एनवायरमेंट होते हैं, हेल्थ सर्विस होती है। तो इसके अंदर बच्चों क्या आंसर राइट रहेगा? डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, निम्न में से हेल्थ को बढ़ावा देने वाली जो लाइफ स्टाइल नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हेल्थ को इंप्रूवमेंट करने वाले कारक नहीं है, फैक्टर नहीं है। कौन कौन से? सुबह के समय नियमित रूप से टहलना, ये तो जरूरी है। हाँ, ये तो क्या हो गया, इसका गलत हो गया, क्योंकि यहां पे आंसर क्या है? नहीं है। दूसरा है नशीले पदार्थों से दूर रहना, हाँ ये भी सही है। उसके बाद में है व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना, पर्सनल हाइजीन भी रखना, ये भी सही है। हेल्थ को बढ़ावा देने वाले कारक है। परंतु 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 अत्यधिक वसायुक्त मसाले, तेलीय व्यंजनों का उपयोग करना, इससे क्या होता है? बीमारियां होती है। तो बच्चों इसके अंदर हेल्थ को बढ़ावा देने वाली लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर कौन सा आंसर राइट हो गया? बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए, निम्न में से हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले, ए नेगेटिव फैक्टर लाइफ स्टाइल पे नेगेटिव प्रभाव डालने वाले हैं, कौन सा कारक होता है? तो सुबह के समय उठने वाला, नियमित टहलना, नहीं ये तो सही है, पॉजिटिव है। तेलीय पदार्थ युक्त का उपयोग करना, ये सही है ना। नशीले पदार्थों से दूर रहना, पर्सनल हाइजीन रहना। तो इसके अंदर ये क्या है? नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इसके अंदर क्या आंसर राइट रहेगा? बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, मतलब नकारात्मक का मतलब क्या हुआ कि हेल्थ को क्या करेगा? डिक्रीज में डालेगा, हेल्थ को घाटा में डाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के लक्षणों में शामिल है। प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के लक्षणों में शामिल क्या क्या है? पहला है संबंधता, रिलेवेंस, दूसरा है एडेक्वेंसी, तीसरा है कॉम्प्रहेंसिवनेस, और चौथे नंबर पे है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या रहेगा? डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटकों में शामिल है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंदर कौन कौन से घटक शामिल है? जिसके अंदर उपयुक्त पोषण, न्यूट्रिशन, दूसरा है मातृ एंड शिशु स्वास्थ्य देखभाल जिसको बोलते हैं एमसीएस, उसके बाद में है टीकाकरण, उसके बाद में है उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अंदर क्या आंसर रहेगा? डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब इसके अंतर्गत आया हुआ है एक एमसीएस वाला है बच्चों, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इंपोर्टेंट है। 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये इंपोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। एमसीएस क्या है, एमसीएस सर्विस के इंपोर्टेंस क्या है, एमसीएस सर्विस किन किन लोगों को देंगे, डिटेल से वर्णन करें। ये क्वेश्चन बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर रहेगा। दूसरा है यहाँ पे समरी के रूप में इम्यूनाइजेशन के अंदर आएगा। इम्यूनाइजेशन क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है होता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, टीकाकरण सारणी होती है, उसको लिखिए, उसके साइड इफेक्ट लिखिए। तो ये भी 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अंदर एमसीएस वाला, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटक के अंदर क्या शामिल है? उपयुक्त सभी शामिल हैं। तो इसके अंदर क्या राइट रहेगा? डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। बताओ क्या शामिल नहीं है? समुदाय की पर्याप्त सहभागिता, ये तो शामिल है। उपयुक्त तकनीकी का उपयोग, ये भी शामिल है। रोकथाम पर जोर, हाँ ये भी शामिल है। हाई सोशियो इकोनॉमिक स्थिति वाले रोगियों की प्राथमिकता नहीं। मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम में, ये बताया था कि नर्सिंग केयर एक ऐसी केयर जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना है। इनके अंदर एक मानवता के नाते न कलर, न भेदभाव, न ऊंच नीच, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं करना है। एक मरीज है, एक भगवान होता है, उस हिसाब से या अपने घर के रिलेटिव होते हैं उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना होता है, न कि एक हाई ज्यादा पैसों वाले लोग हो, समाज के अंदर उनकी प्रतिष्ठा हो, उनको प्रायोरिटी देना है। नहीं, ये क्या है, इसके अंदर गलत है, ये इसके सिद्धांत के अंदर नहीं आता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत के अंदर ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का न्याय संगत बंटवारा चाहिए, होना चाहिए, न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। या न्याय संगत बंटवारे का मतलब क्या हुआ? देखो, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वह देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वह देखभाल जिसके अंतर्गत एक पर्सन को, एक कम्युनिटी के अंदर, एक समाज के अंदर उनको एक बेसिक हेल्थ से रिलेटेड उनकी होने वाली जो माइनर एलिमेंट्स जैसी बीमारियां, उनको रोकना, उनको बेसिक न्यूट्रिशन प्रॉपर रूप से प्रोवाइड करवाना, तथा एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो इम्यूनाइजेशन देना और एमसीएस केयर पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये एक नए न्याय संगत के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिएगा, रोगियों की देखभाल प्रदान करने से पूर्व एक नर्स को न्याय संगत चाहिए, न्यायालय जाना चाहिए? नहीं। रोगियों को देखभाल में स्थानीय पंचायतों के फैसले के दिमाग में रखना चाहिए? नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्रियान्वयन में जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए? हाँ, ये सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों जो न्याय संगत की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी प्रकार का कोई भी बिना भेदभाव थे उनको प्राथमिक उपचार देना है ना, उनको प्राथमिक उपचार देना अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना? ट्रीटमेंट करना। तो बच्चों इसके अंतर्गत कौन सा आंसर राइट होगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन है स्वास्थ्य एक बहुक्षेत्रीय अप्रोच है? हाँ, सही बात है। व्यक्ति का पोषण लेवल उनके स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है? बिल्कुल सही। व्यापकता एवं पर्याप्तता प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के लक्षणों में शामिल है? हाँ। उपरोक्त सभी कथन सत्य है? हाँ। इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां हैं? विटामिन ए की कमी से, देखो बच्चों, मिनरल्स और विटामिन से रिलेटेड इसके अंदर से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जितने भी विटामिन हैं उसका एक लिस्ट बनाना है, उसका केमिकल नाम लिखना है, रासायनिक नाम क्या है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है और कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। ये इतना चार्ट बना करके जहां पे सोते हो उसके सामने आपको क्या करना है? लगा देना है और उसको 2 बार अगरबत्ती करना है। अगरबत्ती करने का मतलब ये हुआ कि सोते टाइम में आपको सोने से पहले एक बार देखे सोना है, जब उठते हो तो एक बार उठ करके भी देखना है। इस प्रकार से आप नोट्स बनाइएगा। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला? मैंने ये बोला
कि जब आपके परसेंटेज बढ़िया बनेंगे, उस परिस्थिति के अंदर जो नंबर है, जो नॉलेज है, वो जिंदगी के किस मोड़ पे काम आएगा वो वक्त ही बताएगा, ठीक है ना। तो इस बात पे आप ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन, एक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसको कभी भी गलत नहीं करना है। देखिएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, कौन सा रोग होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगा। और कॉर्नियल जीरोसिस हो सकता है, ठीक है ना। कॉर्नियल जीरोसिस, कॉर्निया के ऊपर क्या होगा कि ड्राइनेस आ जाएगी, ठीक है। कॉर्निया के पास में जो गीलापन होता है, वो गीलापन न आकर के वहां पे ड्राइनेस होने की संभावना रहती है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर बच्चों ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। अब जब विटामिन का नाम आता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको एक बार पूरे विटामिन की एक लिस्ट बनाना है और उसके बाद में उसकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग को एक बार वापस क्या करना है? दोहराना है। ये पढ़ाई करने का बच्चों तरीका है। दूसरा है रिकेट्स है, विटामिन डी की कमी से। ऑस्टियोमलेशिया भी विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। पेलेग्रा है विटामिन सी की कमी से, सॉरी B1 की कमी से। बेरी होता है ना, वो होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है। और उसके बाद में विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी और एनीमिया जैसी बीमारियां होती है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक आदर्श स्वास्थ्य संकेतक जिसको बोलते हैं आइडियल हेल्थ इंडिकेटर की विशेषता शामिल है, जिसके अंदर वैधता, हाँ जरूरी है, विश्वसनीयता ये भी होता है, विशिष्टता ये भी होता है। उपरोक्त सभी डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ये डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से स्वास्थ्य लेवल के मापन हेतु उपयोग में लिया जाने वाला हेल्थ इंडिकेटर है। निम्न में से हेल्थ लेवल के मेजरमेंट करने के लिए क्या है? निम्न में से स्वास्थ्य लेवल के मापन हेतु लिया जाने वाला हेल्थ इंडिकेटर है। कौन कौन से हैं? शिशु मृत्यु दर एंड मातृ मृत्यु दर, जिसके अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्लस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये भी इंडिकेटर है, हाँ है। अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या, ठीक है ना, जो कितना भर्ती हुए हैं, ठीक है ना, कितने एडमिट हुए हैं, उनके द्वारा भी मालूम कर सकते हैं कि हेल्थ कंडीशन क्या है। एनवायरमेंटल कंडीशन के द्वारा भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर बच्चों स्वास्थ्य लेवल के मापन हेतु उपयोग में लिया जाने वाला हेल्थ इंडिकेटर है, वो डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से आनुवंशिक रोग जिसको हेरिडिटी डिजीज बोलते हैं का उदाहरण है। हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर होने वाली जो बीमारी होती है उसको आनुवंशिक रोग बोलते हैं, हेरिडिटी रोग बोलते हैं, जिसके अंतर्गत टाइफाइड फीवर नहीं, टीबी नहीं, अपेंडिसाइटिस नहीं, हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया में क्या होगा बच्चों? हीमोफीलिया के अंदर ब्लीडिंग होती है, वो रुकेगी नहीं, ठीक है ना। इसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है, जिसमें ब्लीडिंग रुकती नहीं है, हीमोफीलिया बीमारी कहलाती है। ये एक हेरिडिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। दूसरा है टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से होता है। और अपेंडिसाइटिस बच्चों, जिस वर्ड के पीछे ITIS लगा रहा है उसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का हिंदी में मतलब हुआ सूजन आना, ठीक है ना। सूजन किसके अंदर आ रही है? अपेंडिक्स के अंदर, जो इंटेस्टाइन के पार्ट में होता है, अपेंडिक्स वाला पार्ट जिसके अंदर सूजन है, स्वेलिंग आ जाता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है। तो इसके अंदर हेरिडिटी के अंदर कौन सा रहेगा? बी इज ए करेक्ट आंसर, हीमोफीलिया करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से समुदाय के आवश्यक तत्वों में शामिल है।
हम की भावना, हाँ, व्यक्तियों का समूह, यस, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यस। तो उपरोक्त सभी ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी घटना वर्ष 1920 में हुई थी? 1920 के अंदर एक रेड क्रॉस सोसाइटी की, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी, 1920 के अंदर हुई थी, ठीक है ना। अब भोर कमेटी की स्थापना हुई थी 1943 के अंदर, और जो कंप्लीट रिपोर्ट करवाया था वो 1946, ये भोर कमेटी आई थी। दूसरा है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम प्रोग्राम, 19 नियंत्रण कंट्रोल कार्यक्रम प्रोग्राम के बारे में मेरे को नहीं मालूम है। इरेडिकेशन प्रोग्राम हुआ था मलेरिया का, 1958 के अंदर हुआ था, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कौन सी घटना वर्ष 1920 के अंदर हुई है, तो कौन से ईयर किसकी स्थापना हुई? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी घटना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? इसके अंदर देखिएगा बच्चों, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर हुई थी, कौन कौन सी? चड्डा कमेटी का गठन, है ना, चड्डा कमेटी का गठन हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर। संसद द्वारा गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन अधिनियम का पारित 1971, ठीक है। उसके बाद में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत, व्यापक प्रतिरोधक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का ठीक है ना, इसके अंदर ये नहीं हुआ था। तो इसके अंदर ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की विशेषताओं में शामिल नहीं है। इसके अंदर क्या शामिल नहीं है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की विशेषताओं में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? या रोगी और उसके परिवार पर नर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है, हाँ ये तो सही है। या नर्सिंग देखभाल घरेलू वातावरण में प्रदान की जाती है, हाँ सही है, घर के अंदर जाकर के करते हैं। इस प्रकार की नर्सिंग देखभाल स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में प्रदान की जाती है, नहीं। इसके अंतर्गत स्वस्थ अस्वस्थ दोनों प्रकार के लोगों के स्वास्थ्य प्रदान की जाती है, यस। तो इसके अंदर बच्चों क्वेश्चन इज राइट रहेगा, डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर कम्युनिटी के अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम और क्या उसकी आवश्यकता है उसका फाइंड आउट किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर नर्सिंग देखभाल स्वास्थ्य केंद्रों, नहीं, स्वास्थ्य केंद्र सीएससी पीएससी सेंटर पे नहीं होता है, ये कहां पे होती है? कम्युनिटी के अंदर होती है। दूसरा है अस्पताल, नहीं, अस्पताल में क्यों होगा? अस्पताल में नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या राइट रहेगा? डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, देखिएगा, निम्न में से संस्थागत नर्सिंग इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग की विशेषताओं में शामिल है। जहां पे संस्थागत नर्सिंग वह नर्सिंग जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र तथा जो अस्पताल आते हैं वो इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग आती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के नर्सिंग देखभाल स्वास्थ्य केंद्र तथा अस्पताल में प्रदान की जाती है, इसके अंदर भी डी इज राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये तीनों ही ये है, ये किसके हैं? ये सीएससी के हैं, सॉरी, हाँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, मतलब कम्युनिटी के अंदर दी जाने वाली केयर है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की विशेषताओं में शामिल है, ठीक है ना, यही शामिल है बच्चों, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पे दी जाने वाली नर्सिंग सेवा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से स्वास्थ्य सहायक जो महिला है का कार्य है, एक स्वास्थ्य सहायक महिला का क्या फंक्शन है? अपने अधीन कार्य एएनएम का सुपरविजन व मार्गदर्शन, हाँ। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन, यस। बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, यस। तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा? डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्यों में शामिल है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्यों में शामिल है क्या?
कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम हेतु उपाय, हाँ जरूरी है। पर्यावरण संस्था का प्रोत्साहन, ये भी सही है। एमसीएस सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन, ये भी सही है। तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, इनके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। मैंने बच्चों आपको बताया था कि जैसे जैसे मैं पीडीएफ भेजता हूं उसको आप नोट करके रखना है, एक बार वीडियो देखोगे आपका सारा डाउट, सारे आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, निम्न में से समुदाय के लक्षणों में शामिल नहीं है। कम्युनिटी के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो शामिल नहीं है? कौन सा? समुदाय में उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से स्वत होती है। उसके बाद में पहला ये तो शामिल होता है, समुदाय के लोग एक निश्चित भू भाग स्थायी रूप से निवास करते हैं, ये भी सही है। समुदाय एक मूर्त संगठन होता है, हाँ ये भी सही है। एक समुदाय के सभी लोगों के लिए नियमों का एक सामान्य व्यवस्था लागू नहीं होती है, होती है, ठीक है ना। ये क्या है? लक्षणों के अंदर शामिल नहीं है। बच्चों इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। एक समुदाय के सभी लोगों के लिए नियमों की एक सामान्य व्यवस्था लागू नहीं होती है, होती है, ये गलत है, ठीक है ना। जो किसके अंतर्गत नहीं आता है? समुदाय के लक्षणों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ये तो मेरे हिसाब से पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। क्या शामिल नहीं है? इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित होती है, हाँ। इसमें समुदाय की पूर्ण भागीदारी पर जोर दिया जाता है, यस। इन सेवाओं के क्रियान्वयन के बदले में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा कोई भी उपहार आदि की मांग करनी चाहिए, नहीं, ये गलत है, गलत नहीं है, ये तो गलत है। कोई भी उपहार देंगे नहीं लेना। मैंने आपको एक बार वो वीडियो के अंदर पढ़ाया था, क्लास जब थी तब, मतलब बोलते हैं कोई कद्दू वद्दू देते हैं तो लेके नहीं आना है, याद आया? तो यही था कि कोई भी उपहार देते हैं तो वो लेके नहीं आना है। इन सेवाओं के इंप्लीमेंटेशन के दौरान समय, धन, सामग्री आदि की मिथ्या पर जोर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर सी इज ए क्या रहेगा? राइट रहेगा, ये शामिल नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिकाओं में शामिल है। वह एक निरीक्षण के रूप में समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य लेवल का आंकलन करती है, बिल्कुल करती है ना, असेसमेंट करती है नर्स। दूसरी क्या करती है? वो एक शिक्षक के रूप में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती है, हेल्थ एजुकेशन एज ए टीचर, ये भी करती है। वह लोगों के आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का इंप्लीमेंटेशन करती है, क्रियान्वयन करती है, बिल्कुल करती है। तो इस प्रकार से डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसका क्या आंसर रहेगा? डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य प्रक्रिया के लाभों में शामिल है। क्या लिखा हुआ है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लाभ है। क्या क्या लाभ है? ये स्वास्थ्य देखभाल की इंप्लीमेंटेशन में उपलब्ध संसाधनों की अधिकतम उपयोग सुनिश्चितता करती है जी। ये समुदाय को प्रदान की जाने वाली देखभाल में प्राथमिकता निर्धारण करने में मदद करती है, यस। ये सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाती है, यस। तो इसके अंदर क्या रहेगा? डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स प्रक्रिया में असेसमेंट वाले फेज के दौरान संपादित की जाने वाली गतिविधियां हैं। जब मरीज का असेसमेंट कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति के अंदर सबसे पहले क्या है? असेसमेंट के दौरान समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आवश्यकताओं का पता लगाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो होता है, ठीक है ना। असेसमेंट के दौरान समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आवश्यकताओं में प्राथमिकता निर्धारण करना, नहीं। समुदाय के लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार देखभाल प्रदान करना, समुदाय के लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार देखभाल करना। देखो, देखभाल करना मतलब केयर करना, ये एक नर्सिंग इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में जो ये लिखा हुआ है प्राथमिकता निर्धारित करना, ये एक क्या है? प्लानिंग करना या डायग्नोसिस के अंदर आएगा।
और समुदाय के लोगों को प्रदान की गई देखभाल को प्रभाविता का पता लगाना, मूल्यांकन करना। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले इसके अंदर बच्चों क्या लिखा हुआ है कि असेसमेंट के अंदर क्या किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन तो राइट है, परंतु एक नर्सिंग केयर प्लान के बारे में बात करें तो इसके अंदर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एक नर्सिंग प्रोसेस के बारे में बात करें, एक प्रक्रिया के बारे में बात करें तो असेसमेंट फेज के अंदर क्या प्रक्रिया होगी। असेसमेंट के अंदर तो जब कोई मरीज आता है उसका क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, उसको आवश्यकता क्या है, उनका क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो इसके अंदर ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, दूसरा है समुदाय की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता निर्धारण करना। मतलब क्या है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उसकी दिक्कत है, उसका एक प्राथमिकता निर्धारित करना, मतलब एक डायग्नोसिस बनाना। तो ये क्या हो गया, डायग्नोसिस हो गया, डायग्नोसिस। उसके बाद में समुदाय के लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार देखभाल करना, मतलब एक मरीज का केयर करना। देखो हमेशा ध्यान रखें, इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है क्रियान्वयन, और क्रियान्वयन का मतलब होता है कि एक नर्स के द्वारा किया गया कार्य उस पर्सन के ऊपर, उस मरीज के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से समुदाय के लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार देखभाल प्रदान करना, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में समुदाय के लोगों को प्रदान की गई देखभाल का प्रभाविता का पता करना, फाइंड आउट करना, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन पता करना, इवेल्युएशन कंडीशन कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर सारे आप समझ गए, और यहां पे क्वेश्चन के अंदर असेसमेंट का पूछा है, इसलिए अपने क्या राइट कर दिया, ए इज ए करेक्ट आंसर कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया के इवेल्युएशन वाले चरण में संपादित की जाने वाली प्रतिक्रिया है। इवेल्युएशन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत, मान लीजिए एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, अपन के पास में आया, हॉस्पिटल के अंदर आया, सबसे पहले उसका असेसमेंट हुआ, असेसमेंट के अंदर उसका ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा तैयार किए, वाइटल साइन चेक किए, लेबोरेटरी जांच की, असेसमेंट सब कर दिया। अब असेसमेंट के बाद में लेबोरेटरी जांच से और जो डाटा तैयार किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसका बीमारी का पता मालूम पड़ा कि ये बीमारी है, उसको एक डायग्नोसिस बनाया। अब जब डायग्नोसिस बन गया, उस परिस्थिति में एक प्लान बनाएंगे कि उस मरीज का कैसे ट्रीटमेंट होगा, एक प्लान तैयार करेंगे। अब उस प्लान के बाद में इंप्लीमेंटेशन होता है, उस प्लान के अकॉर्डिंग, डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग उस मरीज को दवाई दी जाती है, उसको केयर की जाती है, उसको खाना पीना दिया जाता है, उसको कंफर्टेबल पोजीशन दी जाती है, उसको ड्रेसिंग है, ये सब किया जाता है, नर्सिंग देखभाल की जाती है एक नर्स के द्वारा। और उसके बाद में जब सारा का सारा दवाई दिया, खाना पीना दिया, कंफर्टेबल पोजीशन दी, उस परिस्थिति के अंदर मरीज का इंप्रूवमेंट क्या निकला, आउटपुट क्या निकला, मरीज की प्रभाविता क्या है, मरीज ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उसका देखना इवैल्यूएशन कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। देखिएगा यहां पे लिखा हुआ इवैल्यूएशन वाले फेज के अंदर क्या होगा, समुदाय के लोगों को प्रदान की गई देखभाल को प्रभाविता का पता लगाना इवैल्यूएशन है। मैंने पहले आपको बता दिया था इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। देखिएगा उसके बाद में निम्न में से समुदाय के संबंध में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का साधन है। अब कम्युनिटी के अंदर किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन है, निम्न में से समुदाय के संबंध में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का साधन है स्थानीय प्रशासनिक निकाय जैसे नगर पालिका या ग्राम पंचायत के द्वारा, हाँ समुदाय के सदस्यों के द्वारा, कम्युनिटी के अंदर जो मेंबर्स है उसके द्वारा, जी जनगणना संबंधित आंकड़ों के द्वारा, हाँ। तो इस प्रकार से डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग देखभाल में प्लानिंग के फेज के लिया जाने वाला निर्णय है। प्लानिंग
मरीज का डायग्नोसिस हो गया, मरीज का असेसमेंट हुआ है, उसका ट्रीटमेंट करना है, इलाज करना है, ऐसी परिस्थिति के अंदर अपन क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। और प्लान के अंदर ध्यान रखना है कि समुदाय के सदस्यों को क्या देखभाल प्रदान करनी है, ये देखभाल किसके द्वारा प्रदान करनी है, ये देखभाल कब करनी है। तो प्लान के अंदर ये सारी बातें होती है। देखो प्लान में क्या किया, मान लीजिए किसी भी एक पर्सन है, एक मरीज है, उसको बीमारी है, उस कंडीशन में डायग्नोसिस हो गया है। अरे बच्चों देखिए, मान लीजिए एक मरीज आया है हॉस्पिटल के अंदर, उसको ऑपरेशन है, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। डायग्नोसिस में यह निकला है कि पेट के अंदर गांठ है, पेट के अंदर पथरी है, किडनी स्टोन है। तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर एक प्लान तैयार किया जाएगा या नहीं है। जो मरीज को लेकर के हाथ पकड़ के जैसे मेले में जाते हैं ना घूमने के लिए, वैसे घूमने के लिए जाएंगे और पथरी निकल जाएगी, संभव नहीं है। तो एक प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान के अंदर क्या लिखना होगा, समुदाय के सदस्यों को क्या देखभाल प्रदान करनी है, मतलब उस कम्युनिटी के अंदर लोगों को क्या बताना होगा। दूसरा है ये देखभाल किसके द्वारा प्रदान की जाएगी, मतलब ये पथरी है, वो पेट के अंदर गांठ है, कौन निकालेगा। उसके बाद में ये देखभाल कब करनी है, मतलब ये कब निकालना है, क्या टाइम रहेगा, किस प्रकार से रहेगा। तो ये तो एक ऑपरेशन के अंदर रह गया। परंतु एक कम्युनिटी के अंदर एक माइनर डिजीज होती है, माइनर बीमारी होती है, उसको रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि ये जो बीमारियां हैं या इस प्रकार के जो यहां पे एनवायरमेंटल पर्सनल हाइजीन नहीं हो रहा है, ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या प्लान बनाया जाए कि बीमारियां आगे ना हो। मैं कहूं कि बारिश के मौसम के अंदर पानी गिरेगा और मॉस्किटो अपीयर होंगे, वहां पे जन्म लेंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या करना होगा, क्या प्लान बनाना होगा। प्लान ये बनाएंगे कि ये इस प्रकार के होने वाले जगह जगह पे गड्ढों के अंदर पानी भर रहा है, किसके द्वारा ठीक किया जाएगा, कब किया जाना है, कौन करेगा। तो इस प्रकार की सारी देखभाल एक प्लानिंग के अंदर आती है। तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हो गया यहां तक बच्चों। नेक्स्ट देखिए कितना टाइम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हेल्थ असेसमेंट का पर्पज है। हेल्थ असेसमेंट वह असेसमेंट जिसके अंतर्गत किसी भी पर्सन की हिस्ट्री ली जाती है, उसका डाटा कलेक्शन किया जाता है, सारा बायोडाटा देखते हैं। जब मरीज हॉस्पिटल के अंदर आता है, जब मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आता है, या एक नर्स कम्युनिटी में जाकर के हेल्थ असेसमेंट करती है। अब इसके अंदर उसका पर्पज क्या है, उसका पर्पज क्या है, उसका पर्पज क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। अब पर्पज के बारे में बात करें, समुदाय के स्वास्थ्य लेवल का निर्धारण करना, यह हेल्थ असेसमेंट का पर्पज होता है। दूसरा है समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आवश्यकताओं का पता लगाना, क्या प्रॉब्लम है, क्या आवश्यकता है, उसका पता लगाना, यह हेल्थ असेसमेंट के अंदर आता है। समुदाय के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वित सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। हेल्थ असेसमेंट एक बड़ा टॉपिक है बच्चों, हेल्थ असेसमेंट है बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर 5 नंबर का समरी के रूप में क्वेश्चन आ सकता है।
मैंने पढ़ाया है हेल्थ असेसमेंट के अंदर, सारे पैरामीटर्स आपको लिखवाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से शारीरिक परीक्षण की विधि है। जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो इसके अंदर कौन कौन सा मेथड है? फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर बात करें, इंस्पेक्शन होता है, पाल्पेशन होता है, परक्यूशन होता है, उपरोक्त सभी। उसके अंदर एक मेथड और भी होता है, कौन सा? अस्कल्टेशन। इसके अंदर स्टेथोस्कोप की सहायता से हियरिंग प्रक्रिया होती है, सुनना। जैसे साउंड को सुनते, डॉक्टर जो आला होता है, स्टेथोस्कोप है, कान में लगा करके हार्ट की साउंड सुनते, बोवेल की साउंड सुनते। अस्कल्टेशन प्रक्रिया होती है, एक मेथड होता है फिजिकल एग्जामिनेशन के। वीडियो के अंदर देख लेना फिजिकल असेसमेंट या फिजिकल मेथड कौन कौन सी होती है। दूसरा, इस इंस्पेक्शन का मतलब होता है नग्न आंखों से देखना। एक मरीज आया है, उस मरीज को देखना। जैसे आपने देखा होगा कि मरीज अनकॉन्शियस परिस्थिति में है, बेहोशी की कंडीशन में है, ऐसी कंडीशन में मरीज के ऊपर पूरा पसीना आएगा, बुखार है तो पसीना आएगा, एक रिगोर कंडीशन रहेगी, कंपी रहेगी। तो एक इंस्पेक्शन करना, उस मरीज का देख करके पता लगाना, नग्न आंखों की सहायता से देखना, इंस्पेक्शन कहलाता है, इंस्पेक्शन कहलाता है। दूसरा है पाल्पेशन। आपने देखा होगा कि पेट को इस प्रकार से डॉक्टर हिलाते हैं, ऊपर से नीचे इस प्रकार से हिलाते हैं, रबड़ी को हिलाते हैं। वैसे ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या मालूम होता है कि बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, जैसे कि लीवर, स्प्लीन, किडनी, इनके अंदर क्या सूजन है कि नहीं है। यदि सूजन होगा, लीवर के ऊपर सूजन होगा, इस प्रकार से हाथ घुमाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है। तो इस प्रकार से पालपेट करके भी एक फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, शारीरिक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, परक्यूशन के अंदर आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर एक उस मरीज के ऊपर, उस पार्ट के ऊपर हाथ लगाएगा और उसके बाद में दूसरे हाथ से, या हैमर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, हैमर नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है। हैमर को एक बेसिक भाषा में बोले तो एक हथौड़ा, हाथ रखा, हथौड़े से ऐसे टपटपाया, टेपिंग किया, और उसके बाद में वहां पे देखा जाता है कि वहां उस जगह पर किस प्रकार की साउंड देखने को मिलती है, साउंड के अंदर क्या वेरिएशन है, क्या इंटेंसिटी है, ठीक है ना, उसके बारे में देखा जाता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो विधियां सम्मिलित है वो डी इज ए करेक्ट आंसर रहेंगे, सारे के सारे रहेंगे। 4 प्रकार के मेथड होते हैं जिसके अंदर अस्कल्टेशन भी इसमें मैंने आपको लिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शारीरिक परीक्षण की निरीक्षण विधि में दौरान संपादित की जाने वाली ठीक देखिएगा, निम्न में से शारीरिक परीक्षण की निरीक्षण विधि, जिसके अंदर कौन सा विधि है? निरीक्षण विधि, जिसको इंस्पेक्शन टेक्निक के दौरान संपादित की जाने वाली गतिविधियां हैं। इंस्पेक्शन होता है नग्न आंखों से देखते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का, किसी भी भाग का आंख की सहायता से देखकर अवलोकन करना। ये तो हो गया आपका इंस्पेक्शन। इसके अंदर ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, सही है। उसके बाद में दूसरे के बारे में बात करें, शरीर के किसी अंग को हाथों की अंगुलियों की सहायता से स्पर्श कर महसूस करना, पाल्पेशन करना, पाल्पेट करना। अंगुलियों की सहायता से शरीर पे किसी भाग पर आघात करना, टेपिंग करना और आघात से उत्पन्न ध्वनि को सुनना। यह कौन सा है? परक्यूशन। और उसके बाद में स्टेथोस्कोप की सहायता से किसी अंग की ध्वनि को सुनना, अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन। तो ये बच्चों है अस्कल्टेशन, ये है परक्यूशन, और स्पर्श करना है ये है पाल्पेशन, पाल्पेशन, और नग्न आंखों से देखना है
यह है इंस्पेक्शन। यदि बच्चों में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में कहूं तो फिजिकल एग्जामिनेशन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा आएगा आएगा। इसका मतलब ये वीवीआई है, इसको स्टार फॉर्म में जाना चाहिए तो इसको वीवीआई में डाल दीजिएगा और इसके चारों पॉइंट फिजिकल एग्जामिनेशन रिलेटेड आप एक बार देख लेना। समरी के रूप में मैं कहूं कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी एक बार हल्का सा देख लेना। निम्न में से स्पर्श परीक्षण का उदाहरण है। अब इसके अंदर बात करें, शरीर के किसी भाग का नग्न आंखों की सहायता से देखना, इंस्पेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था। शरीर के किसी अंग को हाथों की अंगुलियों की सहायता से स्पर्श करना, पाल्पेशन। पाल्पेशन अंगुलियों की सहायता से शरीर के किसी भाग पर आघात करना और साउंड सुनना। आघात का मतलब होता है टेपिंग, थपथपाना। साउंड सुना, टेपिंग की दर, साउंड सुनना क्या है? परक्यूशन। परक्यूशन और परक्यूशन हैमर। इस प्रकार से परक्यूशन हैमर, ये याद रखना बच्चों, परक्यूशन हैमर इस प्रकार से याद रखना ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया। उसके बाद में ये है अस्कल्टेशन। तो इसके अंदर स्पर्श करना है, ये पाल्पेशन करना है। बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। बी इज ए करेक्ट आंसर इसके अंतर्गत रहेगा। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से शारीरिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर फिजिकली हेल्थी पर्सन का लक्षण होता है। एक फिजिकल पर्सन है, उसका हेल्थी पर्सन है, उसके क्या लक्षण है? सबसे पहले वाइटल साइन का सामान्य होना। हाँ, ये तो है। एक फिजिकली हेल्थी पर्सन है, फिजिकल रूप से फिट है, इनके अंदर किसी भी प्रकार की स्ट्रेस, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। उस परिस्थिति के अंदर वाइटल साइन क्या होता है? वाइटल साइन बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, प्राण मूलक चिन्ह, जैविक मूल चिन्ह बोलते हैं जिसको। ये जरूरी है। जब बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी स्लाइटली वेरिएशन आता है, हल्का सा चेंजेज आता है, उस परिस्थिति के अंदर बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ये क्या होता है? ऊपर नीचे होता है, उकड़ सुकड़ हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। इस प्रकार से जब मरीज हॉस्पिटल के अंदर आता है, भर्ती होता है, तो इसके अंदर ये क्राइटेरिया देखते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा, ये गड़बड़ घोटाला होंगे नहीं होंगे, जिसे तुरंत डॉक्टर को बुला करके फाइंड आउट किया जा सकता है, लेबोरेटरी जांच करवाई जा सकती है और मालूम किया जा सकता है कि क्या कंडीशन है। मरीज को पूछ करके बताया जा सकता है। मरीज बोलेगा कि मेरे को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो इस प्रकार से वाइटल साइन चेक एक सामान्य कंडीशन है। व्यक्ति को अच्छी भूख लगना और अच्छी नींद आना। हाँ, एक फिजिकली रूप से मेरे जैसा फिट है, मेरे को क्यों नींद नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। व्यक्ति के सभी अंगों का कार्य की रूप से सामान्य होना, सारे ऑर्गन होते हैं वो फंक्शनली रूप से सही होना। उपरोक्त सभी इज ए करेक्ट आंसर। बच्चों, इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है भावनात्मक स्थिरता, समायोजनशीलता, अतिशयता का अभाव। उपरोक्त सभी डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से अस्कल्टेशन का उदाहरण है। अस्कल्टेशन का मतलब हुआ है कि स्टेथोस्कोप के द्वारा किसी मरीज की साउंड को सुनना, इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी की साउंड को सुनना। बाय दिस टाइप ऑफ द मेथड यूज, अस्कल्टेशन मेथड के यूज किया जाता है। अस्कल्टेशन मेथड के अंदर स्टेथोस्कोप की सहायता से शरीर के किसी अंग की ध्वनि को सुनते हैं, क्या बोलते हैं? अस्कल्टेशन मेथड। तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया, यह है इंस्पेक्शन, यह है पाल्पेशन, यह है परक्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं, कितना रहा बच्चों? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजी के उपयोग में शामिल है।
एपिडेमियोलॉजी के अंदर शामिल है। क्या शामिल है? समुदाय के स्वास्थ्य लेवल का असेसमेंट करने में। हां, ये सही है। एपिडेमियोलॉजी वह कंडीशन जिसके अंदर किसी भी होने वाली बीमारी किस प्रकार से स्प्रेड होती है, उसका क्या कारण है, किस हिसाब से होती है, उसकी सारा उसका पैरामीटर्स रहते हैं, जिसके अंदर स्वास्थ्य लेवल का आंकलन को असेस करने में, प्लानिंग बनाने में, मूल्यांकन करने में, बीमारियों का पता फाइंड आउट करने में। तो इस प्रकार से एपिडेमियोलॉजी का उपयोग में शामिल है। डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एपिडेमियोलॉजी मापन का साधन है रेट के अंदर, प्रोपोर्शन के अंदर, अनुपात के अंदर और डी के अंदर। डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में निम्न में से प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है। मैंने बच्चों आपको एक प्रिवेंशन लिखाया था, लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। लेवल ऑफ द प्रिवेंशन जिसके अंदर पहला था प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, दूसरा है प्राइमरी प्रिवेंशन, तीसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन, चौथे नंबर पे है टर्शियरी प्रिवेंशन। तो इसके अंतर्गत किसी भी, देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आपको इतनी बातें याद रखनी है। कितनी बातें? सबसे पहले प्रीमोर्डियल, PRI, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। दूसरा है प्राइमरी प्रिवेंशन। उसके बाद में है सेकेंडरी प्रिवेंशन, उसके बाद में है टर्शियरी प्रिवेंशन। अब इसके अंदर बच्चों ध्यान रखना कि क्या क्या कंडीशन होती है। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन जिसके अंदर टू प्रिवेंट द रिस्क फैक्टर, जो रिस्क फैक्टर होते हैं उसको रोकना। रिस्क फैक्टर को क्या करना? रिस्क प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट, रिस्क को प्रिवेंट करना। प्राइमरी प्रिवेंशन जिसके अंदर हेल्थ एजुकेशन, HELTS, हेल्थ एजुकेशन प्लस इम्यूनाइजेशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और टर्शियरी प्रिवेंशन जिसके अंदर क्या होगा? रिहैबिलिटेटिव, पुनर्वास। बच्चों इसके अंदर आपको याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर कई बार आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको पूरा लिखवाया है। देखिएगा PRI, इसको मैं थोड़ा क्या है? प्रीमोर्डियल, PRI प्रीमोर्डियल और प्राइमरी। ये जो 4 पॉइंट्स लिखाए हैं बच्चों, आपको लाइफ के अंदर काम आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में बात करूं कि प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन वह प्रिवेंशन जिसके अंतर्गत किसी भी मरीज को होने वाली रिस्क फैक्टर को कम करना। जैसे कि मैं कहूं, एक मरीज को हाइपरटेंशन होगा, बीपी बढ़ जाएगा, किस कारण से? ओबेसिटी की वजह से। ओबेसिटी का मतलब क्या हुआ? मोटापा। ओबेसिटी, मोटापा।
अब बड़का आदमी होगा, बड़ा वजन होगा, उस कंडीशन में बीपी बढ़ने की संभावना रहती है, हाइपरटेंशन होने की संभावना रहती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस मरीज को प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन किया जाता है, मतलब कि रिस्क फैक्टर को कम करना, ए प्रिवेंट द रिस्क फैक्टर। मैं कहूं कि ओबेसिटी है, वजन ज्यादा है, तो उस मरीज को बोलेंगे सुबह 4 बजे उठ करके घूमो, वजन को कम कर दो, बराबर कर दो, मेरे जैसा फिट कर दो। ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो रिस्क फैक्टर को हटा देना। मैं कहूं एक कैंसर होता है तंबाकू की वजह से, तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दो, नहीं होगा, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाता है। सेकंड, प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसके अंतर्गत उस मरीज को हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है कि इस प्रकार से नहीं करना, नहीं तो आपको क्या हो सकता है, बीमारी हो सकती है। आपने देखा होगा कि मरीज को जब इम्यूनाइजेशन करते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन के अकॉर्डिंग, नेशनल इम्यूनाइजेशन टीकाकरण सारणी के अकॉर्डिंग जो टीकाकरण करते हैं, क्या वो बच्चा बीमारी से ग्रसित था? नहीं। इट इज ए प्रोफिलैक्सिस के रूप में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है कि मान लीजिए कई ऐसे 6 किलर डिजीज उस मरीज के उसके ऊपर आक्रमण करें और वो पर्सन है, सॉरी मरीज नहीं, वो व्यक्ति जो बीमार ना हो, उनके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर ऑलरेडी डाल दें ताकि कोई भी एनवायरमेंट के अंदर कोई भी बीमारी है तो वो ना आए। इस प्रकार से बीमारी नहीं होने के बाद में भी टीकाकरण किया जाता है। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा। हेल्थ एजुकेशन एंड इम्यूनाइजेशन इज ए एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रिवेंशन, वह प्रिवेंशन जिसके अंतर्गत बीमारी हो गई है, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डायग्नोस्ड, ए कंफर्म डायग्नोस्ड। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मरीज को कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री हो गया है, उसका फाइंड आउट करो, उसका अर्ली डायग्नोसिस करो और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है। मैं कहूं कि मरीज को कैंसर हो गया है, कैंसर के लक्षण देखें, अर्ली डायग्नोसिस किया और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, हेल्थ लेवल ठीक रहेगा। यदि मैं कहूं कि मालूम नहीं पड़ा, ट्रीटमेंट नहीं किया, मरीज घूमता रह गया और उस कंडीशन में एक ऐसी सीरियस कंडीशन हो जाएगी, उस बीमारी से उस कैंसर की जड़ें पूरे बॉडी के अंदर फैल जाएगी, उसको बचना मुश्किल हो जाएगा। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, टर्शरी प्रिवेंशन, वह प्रिवेंशन जिसके अंतर्गत मरीज को दवाई देने के बाद में वो ठीक हो गया है और ठीक होने के बाद में उसको प्री हेल्थ कंडीशन, जैसे मरीज स्वस्थ था, पहले ठीक था, उनको बीमारी पकड़ लिया, तो बीमारी पकड़ लिया तो अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के बाद में वो स्वस्थ हो गया, तो उस स्वस्थ व्यक्ति को, मैं कहूं कि कैंसर वाले मरीज हो या हार्ट वाला मरीज हो, उसका ऑपरेशन किया, हार्ट का ठीक हो गया, रिहेबिलिटेशन करना, पुनर्वास करना, उसको पहले जैसे जो काम करने जाता है, मान लीजिए एक नाई है, बाल काटने जा रहा है तो उसको वापस ठीक हो गया तो उसको बोल सकते हैं आप अपने काम पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिहेबिलिटेशन प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मरीज का सारा ट्रीटमेंट हो गया, वो ठीक हो गया, परंतु उसको पहले जैसी वापस प्रक्रिया के अंदर लाना, या वो बड़ा हार्डवर्क नहीं कर पाता है तो ऐसे छोटे मोटे काम दे देना जिसके अंदर उसकी मेंटली फिटनेस रहे। तो इस प्रकार से प्रक्रिया इसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बच्चों फोन उठा लेता हूं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलिए बोलिए, कौन है? हाँ उसको अंदर ले लो, उनको बोलो कि पहले इन्फॉर्म नहीं किया है, उनको अंदर नहीं लेना है, नहीं उनको बोलो कि अंदर नहीं आएगा, वो काले बिना इन्फॉर्मेशन क्यों आएगा?
मैसेज डाल देते। नहीं, कल आना जाओ। नहीं, मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिएगा कहां तक आया। प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा अब ठीक है। लो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं उनको बोलो गार्जियंस मेरे को फोन करेंगे, अंदर मत जाने देना उनको। ठीक। निम्न में से प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है, प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है, प्राइमरी प्रिवेंशन की बात हो रही है बच्चों, जिसके अंतर्गत डीपीटी के टीके द्वारा डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस की रोकथाम। दूसरा है किसी बीमारी का डायग्नोसिस एवं ट्रीटमेंट। तीसरा है किसी बीमारी का समय दुर्घटना के बाद व्यक्ति का सर्जरी द्वारा एक पैर को काट दिए जाने के बाद में किसी प्रोस्थेटिक का उपयोग करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों मैंने अभी आपको यह बताया था, प्राइमरी प्रिवेंशन वह प्रिवेंशन जिसके अंतर्गत एक मरीज को हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है और इम्यूनाइजेशन किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। तो इसके अंदर कौन सा आंसर राइट रहेगा? डीपीटी के टीके द्वारा डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस का रोकथाम। ए इज ए करेक्ट आंसर। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, सारा लिख करके आया समझ में। दूसरा है किसी बीमारी का समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। मैंने लिखा था अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। मैंने यह बताया था कि कोई भी कैंसर होता है, कैंसर होने के बाद में ठीक हो जाता है तो उसको वापस से प्री हेल्थ कंडीशन जैसी काम के अंदर लगाना। इसके अंदर यह बताएगा एक मरीज का है, वो एक्सीडेंट हुआ था, टांग कट गया, अब ऐसी कंडीशन के अंदर टांग कट गया, उसका ट्रीटमेंट हो गया, वो ठीक हो गया, उसको ऐसा क्यों नहीं करवाया जाए कि प्रोस्थेटिक आते हैं जो प्लास्टिक आता है, उसका एक क्या लगा दे, एक पैर लगा दे और उसको चलना फिरना घोड़े की तरह दौड़ा दे कि करें जो काम कर रहे हो, पहले जैसे सब्जी बेचिए, ठेला लगाइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पहले जैसे स्वस्थ जैसा व्यक्ति करना रिहेबिलिटेशन कहलाता है। और यह किसके अंतर्गत आता है? टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। आता नहीं आता है? तो ये एग्जांपल है वो प्राइमरी प्रिवेंशन का है, ये एग्जांपल है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन का है, और ये एग्जांपल है वो टर्शियरी प्रिवेंशन का है। ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सेकेंडरी रोकथाम का उदाहरण है। अब सेकेंडरी रोकथाम के बारे में बात करें, इसके बारे में देखिए बच्चों एक बार। हेलो, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो आप? जी, क्यों इतने बजे मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया? जब घर से रवाना होते हैं और दूसरा बच्चा है कि आज सारा दिन के अंदर इन्फॉर्म नहीं किया, अभी आकर के गेट पे खड़ा हो गया, ये अच्छी बात नहीं। मैं इन नहीं करवाऊंगा बच्चे को, क्यों? सारे बच्चों को रूल्स रेगुलेशंस के बारे में मालूम है। मैं सारे लोगों को आपको नहीं बता सकता। मैंने रिटर्न में दिया हुआ है कि इतने बजे बच्चा इन्फॉर्म करेगा तो मैं इन करने दूंगा। मेरे को इन्फॉर्म नहीं है, मैं रात को अंदर इन नहीं करने दूंगा। कम से कम थोड़ा स्कूल के रूल्स का पालन करना होगा ना। नहीं नहीं, ऐसे रात में मैं इन नहीं करवाऊंगा। आज के बाद में मैं अभी करवा देता हूं। आज के बाद बच्चों को बोलिए, आप भी जागरूक रहिएगा। एक बच्ची है वो रात में आती है तो हमें इन्फॉर्म होना चाहिए ना। मान लीजिए कोई ऐसा जरूरत है, क्या हमारे स्टाफ को भेज करके मैं रेलवे स्टेशन से नहीं ला सकता? फिर आज लास्ट वार्निंग है। देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन।
सेकेंडरी प्रिवेंशन वह प्रिवेंशन जिसके अंतर्गत अर्ली डायग्नोसिस एंड उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। किसी बीमारी का समय पर निदान और उसका ट्रीटमेंट करना, ये अर्ली सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। आएगा नहीं आएगा? उसके बाद में निम्न में से वाहक जनित रोग का संसरण का उदाहरण है। अब इसके अंतर्गत बच्चों टीबी से ग्रस्त खांसने से, दूषित जल के उपयोग से अमीबियासिस का संसरण से, या मच्छर द्वारा मलेरिया का संसरण से। इसके अंदर बच्चों दोनों ही राइट है, ठीक है। इस बात को क्या रखना, ध्यान रखना। निम्न में से वाहक जनित रोग का उदाहरण है दूषित जल के उपयोग से और मच्छर के द्वारा, दोनों से, ठीक है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। निम्न में से प्राकृतिक सक्रिय रोग प्रतिरोधकता का उदाहरण है। इसके अंदर क्या राइट है बच्चों, देखिएगा इसके अंदर राइट ये है कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, क्या लिखा हुआ है, नेचुरल, देखिएगा बच्चों, देखिएगा नेचुरल एक्टिव, सक्रिय लिखा हुआ है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी किसी व्यक्ति के इन्फेक्शन के हो जाने पर बॉडी में उस विशिष्ट संक्रमण के प्रति रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न होना। राइट है, ये राइट है। ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। जाना मत, मैं सारा इसके अंदर इम्यूनिटी के अंदर भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बीसीजी के टीके के बाद टीबी के विरुद्ध इम्यूनिटी उत्पन्न होना, कोलेस्ट्रोम द्वारा नवजात से इम्यूनिटी का उत्पन्न होना, व्यक्ति में एंटी टिटनस सीरम लगाने के बाद में प्रतिरोधकता उत्पन्न करना। अरे आखिर में ये भी किसी के तो उदाहरण होंगे, होंगे। किसके उदाहरण होंगे, लिखिएगा। पानी पी लेता हूं। अरे कितना हुआ टाइम, देखिएगा बच्चों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इम्यूनिटी के बारे में, हल्की सी बात कर लेते हैं इम्यूनिटी के बारे में। कर ले, देखिएगा इम्यूनिटी के बारे में बात करें। मामला सेट नहीं हुआ, लो ये ठीक है। हाँ देखिएगा बच्चों, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। When the entry of the any type the antigen in the body, जब शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंट्री करता है। हेलो, हाँ जी, आज के बाद में ऐसा गलती नहीं, ठीक, जाओ। When the entry of the microorganism या एंटीजन ऑफ द एंट्री इन द बॉडी, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव बॉडी के अंदर एंट्री करता है, एंट्री ऑफ एंटीजन यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब बॉडी के अंदर एंटीजन एंट्री करता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर बॉडी के अंदर ऑलरेडी इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, इम्यूनिटी रहती है। एक किसका फॉर्मेशन करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, और एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। और ये इम्यूनोग्लोबिन क्या होती है,
इम्यूनिटी होती है। जो डिजीज है, बीमारी है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसको नष्ट करती है और ह्यूमन को हेल्थी बनाती है, स्वस्थ रखता है, बीमार नहीं होने देते हैं, इम्यूनिटी कहलाता है। बच्चों, मैंने ये आपको बताया कि जब बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन का मतलब होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव बॉडी के अंदर जाता है, एंट्री करता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर बॉडी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा तो शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर होता है, ताकत होती है। तो बॉडी के अंदर एंट्री होते ही कोई भी घर के अंदर चोर घुसते ही घर वाले उठेंगे। उस प्रकार से बॉडी के अंदर एंटीजन जाते हैं तो एंटीबॉडीज उत्पन्न होगी, डेवलपमेंट होगी और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी, मार देगी, खत्म कर देगी, जिसकी वजह से बीमार नहीं होंगे और एक स्वस्थ रहेंगे। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता जो कोई भी बीमारी का रेसिस्टेंट करता है। ए रेसिस्टेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव का रेसिस्टेंट करता है। बॉडी के अंदर एंटीजन जाएगा तो उसके विपरीत एंटीबॉडीज बनेगी। एंटीबॉडीज क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। और इम्यूनोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। और ये इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है? एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है और किसी पर्सन को हेल्थी बना करके स्वस्थ रखता है। क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है। इम्यूनिटी को हिंदी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अब देखिएगा, इस इम्यूनिटी के बारे में बात करें। इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इन एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक होता है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी एक होता है एक्वायर्ड, एक होता है इनेट। अब देखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अगेन डिवाइडेड इन द टू टाइप्स। एक तो होता है पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, और एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखिएगा, पैसिव इम्यूनिटी आर डिवाइडेड अगेन द टू टाइप्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल। ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल और आर्टिफिशियल। बच्चों, ये एक डायग्राम है, इसको बना लीजिएगा। इसको बना लें बच्चों, तब आपको समझ में आएगा। इम्यूनिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, अगेन पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी को अगेन आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत जो नेचुरल और आर्टिफिशियल दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, उसके द्वारा। हेलो, हाँ खोलो। पूरा टाइट है, पूरा गेट सारे टाइट किया हुआ है।
देखिएगा बच्चों, अभी समझने के लिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि इम्यूनिटी को दो भागों में बांटा गया है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैं उस इनेट इम्यूनिटी की बात नहीं करूंगा, क्यों ये जन्मजात होती है, ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होने वाली इम्यूनिटी इम्यूनेट इम्यूनिटी कहलाती है। हेलो, हाँ हाँ बोल दिया, परमिशन दे दिया, जाओ। अब ट्रांसफर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इस प्रकार की इम्यूनिटी होती है जिसको इनेट इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और इनेट इम्यूनिटी के अंदर मैं बोलूं कि न्यूबॉर्न इम्यूनिटी, न्यूबॉर्न इम्यूनिटी, एक छोटे बच्चे के अंदर इम्यूनिटी आती है उनके मदर से। तो इस प्रकार से जो ऑलरेडी इम्यूनिटी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होने वाली इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी कहलाती है। बस बच्चों इतना ही याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी जिसके अंदर दो इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, एक तो पैसिव होती है और एक एक्टिव होती है। और इन दोनों को भी अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक्टिव के अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का एग्जांपल की बात करें, इन्फेक्शन ऑब्लिक संक्रमण, इसको एक एग्जांपल याद रखना बच्चों, इन्फेक्शन या संक्रमण। इसके अंदर आप याद रखना इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन हिंदी में लिख लो टीकाकरण। इसके अंदर बच्चों लिखिएगा मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा, वाया प्लेसेंटा, जिसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए। आर्टिफिशियल के अंदर रेडीमेड बने बनाए रेडीमेड सीरम। बच्चों आपको क्या समझ में आया? आपको यह समझ में आया कि मैं कहूं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो होता है डायरेक्ट उस बच्चे को मिल रहा है, एक होता है इनडायरेक्ट, एक एक्टिव एक पैसिव। पैसिव की बात करें, एक्वायर्ड पैसिव की बात करें, नेचुरल मतलब मदर टू फीटस के अंदर एक माता है, ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज वाया द प्लेसेंटा, ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज वाया द प्लेसेंटा, जो इम्यूनिटी मदर में थी वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो रही है। इस प्रकार की होने वाली इम्यूनिटी इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ए होता है वो किसके अंदर होता है? कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम, इम्यूनोग्लोबिन ए कोलोस्ट्रम मिल्क के अंदर होता है। ए ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, उस ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, स्तनपान। तो इस प्रकार के कोलोस्ट्रम होता है, उस कोलोस्ट्रम के अंदर इम्यूनिटी होती है, उसको वो लगा दो, इम्यूनिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन ए। तो मैं कहूं कि एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी किस टाइप का एग्जांपल है कि मदर के द्वारा फीटस के अंदर इम्यूनिटी ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, जैसे इम्यूनोग्लोबिन ए मिल्क बाय द मिल्क के द्वारा जब बच्चा दूध पीता है, जो फर्स्ट 3 डेज का दूध मिल्क होता है,
उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है उसको बोलते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद में दूसरी बात करें आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल के अंदर रेडीमेड बने बनाए जो सीरम आते हैं, बने बनाए सीरम आते हैं, घोड़े के टिश्यू के सेल के वहां से लिए जाते हैं और रेडीमेड बनाए जाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। इसके अंदर मैं कहूं कि इम्यूनोग्लोबिन बोल सकता हूं, इम्यूनोग्लोबिन, रेडीमेड सीरम, इम्यूनोग्लोबिन, ये सब आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। डायरेक्ट नहीं मिलता है, रेडीमेड बने बनाए होते हैं। मदर टू फीटस के अंदर आता है, यह भी एक पैसिव माध्यम है, एक डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है। इसके अंदर एक्टिव के अंदर बात करें, नेचुरल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इंफेक्शन, जैसे कि मैं कहूं कि बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है तो उसके विपरीत किसका फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। और एंटीबॉडीज क्या है, इम्यूनोग्लोबिन है, और ये इम्यूनोग्लोबिन उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि कोई भी इंफेक्शन की वजह से बॉडी के अंदर होने वाली इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस होती है वो किस टाइप की होती है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। उसके बाद में इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करते हैं, टीकाकरण करते हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं, एक्टिव होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं एक बार थोड़ी सी वापस झलक दिखाता हूं ताकि आपका सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिएगा इम्यूनिटी के अंदर मैंने अभी आपको क्या बताया, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड के अंदर दो प्रकार, जिसके अंदर पैसिव और ये है एक्टिव। इनको भी दो भागों में बांटा गया है। किसके अंदर, नाना के अंदर, नाना NA, ये हो गया ना, इम्यूनिटी के ये हो गया नाना, नाना। अब बच्चों इतना डायग्राम बना लेना है। अब उस डायग्राम बनाने के बाद में एक मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। इसको मैं लिख दूं M, इसको लिख दूं R, उसको बाद में इसको I लिख दूं और इसको I लिख दूं और इस I का मतलब इम्यूनाइजेशन लिख दूं। बच्चों इस ट्रिक को याद रखना। कौन से ट्रिक को, MRII, MRII, MRII। उसके बाद में ये वाला एक्वायर्ड है। अब ये मैं कहूं इम्यूनिटी है, एक तो ये इनेट थी, मैंने क्या किया, एक्वायर्ड A, उसके बाद में एक्टिव इधर, और उसके बाद में आर्टिफिशियल। तो मैंने यहां पे A, यहां पे A, यहां पे A, इस प्रकार से एक इस साइड में कर दिया, क्योंकि एक्टिव पहले लिखना होता है, पैसिव उधर लिखना होता है, परंतु मैंने समझने के आधार पर आपका यहां पे क्या लिख दिया, एक्वायर्ड इधर लिख दिया, एक्टिव इधर लिख दिया और आर्टिफिशियल इधर लिख दिया, A। ठीक है, तो ये तो एक आपका डायग्राम सही बन जाएगा। जब ये डायग्राम सही बन जाएगा, कैसे डायग्राम, एक्वायर्ड लिखना, एक्वायर्ड के बाद में दो लाइन खींच के एक तो पैसिव कर दिया और एक कर दिया एक्टिव, ए इधर रखना है। उसके बाद में इसमें हो गया NA, नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल। अब ये इतना डायग्राम बनाने के बाद में आपको क्या कर देना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, MRII, क्योंकि ये 1 2 3 4 पैराग्राफ है। इसके अंदर इसके नीचे M, इसके नीचे R, इसके नीचे I और इसके नीचे A। अब बच्चों मैं कहूं कि मदर टू फीटस के अंदर एक ट्रांसफर होने वाली इम्यूनिटी होती है, उसको किस नाम से जानेंगे, ये किसका एग्जाम्पल है। तो बच्चों आप बोलोगे कि ये होता है मदर टू फीटस के अंदर, M का मतलब क्या हुआ, मदर टू फीटस, ट्रांसफर होने वाली इम्यूनिटी।
नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इतना याद रखना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे बच्चों। मदर टू फीटस के अंदर ट्रांसफर होने वाली इम्यूनिटी, एग्जांपल है नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात खत्म। उसके बाद में ऐसे आर्टिफिशियल, जिसके अंदर आर लिखा हुआ है, मैंने लिखा था रेडीमेड, बने बनाए इम्यूनोग्लोबिन सीरम। आर से क्या, रेडीमेड, बने बनाए इम्यूनोग्लोबिन या सीरम। इस प्रकार की इम्यूनिटी होती है आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद में बात करते हैं नेचुरल। इसके अंदर लिखा है आई। आई का मतलब होता है इन्फेक्शन। जब कभी किसी पर्सन को इन्फेक्शन होता है तो उसके विपरीत एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होती है, एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, उत्पन्न होती है। तो नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कोई भी इंफेक्शन होता है उस इंफेक्शन की वजह से इम्यूनिटी होती है, एक प्राकृतिक रूप से होती है। वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है, कोई भी इंफेक्शन होना। उसके बाद में आई का मतलब मैंने यहां पे लिख दिया, क्योंकि दो आई था इसलिए इस एक आई का मैंने इम्यूनाइजेशन लिख दिया। टीकाकरण की वजह से जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस प्रकार से आपको MRI याद रखना है। हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसको भूलना नहीं है। इसको स्टार लगा दीजिए। इसके अंदर 10 क्वेश्चन बनते हैं जो कई बार आप गलती कर बैठते हैं, जो आपको नहीं करना है। अब मैं कहूं कि मदर टू फीटस के अंदर होने वाली इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रही है, यह किस प्रकार का एग्जाम्पल है बच्चों? आप बोलोगे कि नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। आप सही बोल रहे हो, क्योंकि बताया किसने? मैंने बताया है। दूसरा मैं कहूं कि रेडीमेड, ऐसे बने बनाए जो इम्यूनोग्लोबिन है, सीरम है, वो उस पर्सन को दिया जाता है। ये किस प्रकार की इम्यूनिटी है? ये आर्टिफिशियल होती है, ये पैसिव होती है, ये एक्वायर्ड होती है, ये इम्यूनिटी है आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी बात करें कि किसी भी इंफेक्शन की वजह से उत्पन्न होने वाली इम्यूनिटी, नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और उसके बाद में जो इम्यूनाइजेशन की वजह से, टीकाकरण की वजह से होने वाली इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस प्रकार से आपको बच्चों ये सारे याद रखना है। ये याद रखना, ये जरूरी है और ये एग्जाम के अंदर आता है। मैंने बच्चों जब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर एक क्वेश्चन बताया था कि यदि मैं कहूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर यदि एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर तो फिजिकल मेथड से आएगा ये, और उसी के साथ साथ में दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इसमें से आएगा, हेल्थ असेसमेंट भी बताया था। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको वीवीआई में डालें, इसको स्टार लगा सकते हैं। तो देखिएगा, इसको बच्चों आपको इस प्रकार से क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। मैं क्वेश्चन इम्यूनिटी के जितने भी क्वेश्चन है वो करवा देते हैं, उसके बाद में अपन आज इतना ही करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। देखो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे मैंने एक हल्का सा डायग्राम बना दूं, एक्वायर्ड, जिसके अंदर ये हो गया पैसिव और ये हो गया एक्टिव। इसके अंदर क्या है, नाना, इसके अंदर भी क्या है, नाना। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उल्टा फुल्टा लिख दिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिएगा, ये हो गया इम्यूनिटी, ये हो गया एक्वायर्ड,
एक्वायर्ड को दो भागों में, कौन कौन से, एक तो पैसिव और एक होता है एक्टिव। उसके बाद में बात करें इसको दो भागों में, एक तो होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। ये भी होता है नेचुरल और ये होता है आर्टिफिशियल। क्वेश्चन क्या बता रहा है, प्राकृतिक सक्रिय रोग प्रतिरोधकता, तो कौन सा, ये वाला, ये हो गया प्राकृतिक, ये हो गया एक्टिव, ये हो गया एक्वायर्ड, ये इम्यूनिटी। मैंने आपको लिखा था MRII, आई का मतलब इन्फेक्शन, आ रहा है इन्फेक्शन, तो ये हो गया आई। तो नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्राकृतिक सक्रिय रोग प्रतिरोधकता का एग्जाम्पल है। किसी व्यक्ति में किसी इंफेक्शन हो जाने पर बॉडी में विशिष्ट संक्रमण के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये क्या एग्जाम्पल है, नेचुरल, एक्टिव, आर्टिफिशियल, सॉरी नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। इतना बड़ा डायग्राम याद करने के बाद में आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन होगा, उल्टा पुल्टा होगा, सारों के आंसर आप दे सकते हो। जैसे कि बीसीजी के टीके के बाद में टीबी के विरुद्ध इम्यूनिटी उत्पन्न होना, ये MRII, आई का मतलब मैंने क्या लिखा था, इम्यूनाइजेशन, तो ये होगा आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कोलोस्ट्रम द्वारा नवजात में रोग प्रतिरोधक क्षमता, मैंने लिखा था MRII, एम का मतलब मदर टू फीटस के अंदर ट्रांसफर होने वाली जो इम्यूनिटी होती है, नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद में व्यक्ति में एंटी टिटनस सीरम, मैंने लिखा था रेडीमेड बने बनाए, रेडीमेड बने बनाए, आया समझ में। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इसके सारे के सारों आंसर आपको आना चाहिए इस डायग्राम के अंदर, MRII, और डायग्राम को लिख लेना, और ए के अंदर उकड़ चुकड़ ना हो, इसलिए मैंने यहां पे सारे ए को इस साइड में ले लिया है। आई हैव होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके अंदर निम्न में से निष्क्रिय रोग प्रतिरोधक का सत्य कथन है, क्या लिखा हुआ है, निष्क्रिय का मतलब होता है पैसिव, रोग प्रतिरोधकता में सत्य है। इसमें उत्पादन में व्यक्ति की इम्यून तंत्र सक्रिय रूप से भाग लेता है, यह लंबी अवधि के लिए रोग सुरक्षा प्रदान करती है, इसमें इम्यूनोग्लोबिन याददाश्त अनुपस्थित होती है, यह गलत है। ठीक है, यह कथन क्या है, सही है। पैसिव के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होती है इम्यूनोलॉजिकल याददाश्त, मेमोरी। उसके बाद में निम्न में से कृत्रिम निष्क्रिय रोग प्रतिरोध का उदाहरण है, कृत्रिम का मतलब क्या हुआ, नेचुरल, और पैसिव और इम्यूनिटी, नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड, मदर टू फिटस है ना, जिसमें कोलोस्ट्रम वाला, सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। कृत्रिम है ना, कृत्रिम में आर्टिफिशियल का हो गया मतलब प्राकृतिक, नहीं नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और ये कृत्रिम है। हाँ बच्चों, सी नहीं होगा, डी होगा। व्यक्ति में एंटी टिटनस सीरम लगाने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो है कौन सी, हाँ नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर। यदि आपको इस इम्यूनिटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूला से रिलेटेड समझ में नहीं आए, मेरे व्हाट्सएप में कमेंट्स नंबर लिख लेना, मैं आपको समझाऊंगा। 9470481681 मैं आपको लिख के भेजूंगा। वैसे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद में डिसइंफेक्शन के बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय टू ऑल।